हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस स्मॉल एंड शॉर्ट वीडियो जहां पे हम यूनाइटेड से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट खबर है सारी की सारी कवर कर लेंगे क्विकली। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज कंसिडर करना, लाइक दबाना और सब्सक्राइब और हाइप करना इस चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए डेली यूनाइटेड से रिलेटेड खबरें लाते हैं, इंक्लूडिंग दिस वन जहां पे पता चल रहा है भाई कि लियोन कूपरमैन, भाई ये कौन है, क्या है, हमें नहीं पता, क्यों ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। बट ये खबर अगर तुमने देखी होगी कि भाई यूएस में एक बिजनेस बिलियनियर है यूएस का, जिसने अपना स्टेक बढ़ा लिया यूनाइटेड में। क्लास ए शेयर्स उसके मिल गए हैं ज्यादा उसको, क्लास ए क्लास बी इनके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं। दे आर रियली स्ट्रॉन्ग शेयर्स यूनाइटेड के, क्लास ए वाले क्लास बी के मुकाबले। और इनकी शेयर जो परसेंटेज है वो 5.2 हो गई है। $50 मिलियन इन्होंने ज्यादा और डाला है। पहले भी ये शेयर होल्डर थे और उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा लिया था यूनाइटेड में। ना इसको देख के कुछ लोग घबरा रहे थे कि भाई क्या ग्लेजर्स अलग अलग जगह पे अपने शेयर्स बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं यूनाइटेड के साथ। मैं आपको इतनी बात तसल्ली देता हूं कि इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। देखो हमारी हालत बद से बदतर है, कुएं के एकदम दलदल के नीचे सड़े हुए गू की तरह पड़ा हुआ है क्लब, वो रियलिटी है। लेकिन उससे बुरा और ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जो तुम्हें पता है कल तक था वही है। ये जो खबर है ये 2023 की है जो तुम्हारे सामने आई है। सो इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। जब सर जिम रैटक्लिफ को जब 25% स्टेक मिला था उस टाइम पे इनका भी स्टेक बढ़ा दिया गया था। तो 1.5 बिलियन जब रैटक्लिफ से लिया था ग्लेजर्स ने अपनी जेब में डाला था, 50 मिलियन भाई से भी ले लिए थे तो भी अपनी जेब में डाल लिए थे। तो ये सारी चीजें एक साथ ही हुई थी, उसके आगे पीछे बहुत ज्यादा गैप नहीं है, 1-2 महीने का ही गैप है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि अब जाके ऐसा चेंजेस कर रहे हैं ग्लेजर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई होप कि आने वाले टाइम में चेंजेस करें ओनरशिप को लेके, बट ये वो चेंज नहीं है और इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पुरानी खबर है जो अब अचानक से इंडिपेंडेंट के थ्रू सामने आई है। खैर ये भी पुरानी खबर है कि रासमस हॉयलैंड के बारे में कि यूनाइटेड डील कर सकती है। नाउ फब्रिज़ियो रोमानो ने आके लेकिन बात बताई है भाई कि नापोली और रासमस हॉयलैंड, राइट, ये एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और 44 मिलियन यूरोज यानी ऑलमोस्ट 40 मिलियन पाउंड्स इसके आसपास की ऑब्लिगेशन है नेपोली पे अगर वो चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर जाती है। नाउ ये हमने पहले बहुत बार सुना था भाई, आपके फब्रिज़ियो रोमानो के थ्रू जब सीजन की शुरुआत में रासमस हॉयलैंड बहुत सही कर रहा था नेपोली के साथ, तो उन्होंने बता दिया था कि हम ये नेपोली किसी भी टाइम जाके ट्रिगर कर सकती है, दे आर वेरी रेडी। और वो सोच भी नहीं रहे हैं इस ऑप्शन को ना लेने का, भले ही उनको चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन मिले या वो ना मिले। उनके मन में रासमस हॉयलैंड बसा हुआ है, दे वांट रासमस हॉयलैंड। रासमस हॉयलैंड के बारे में भी अब ये बताया है कि ही डज नॉट वांट टू रिटर्न। नाउ इसको लेके कुछ यूनाइटेड फैंस ये बात बोल सकते हैं, ओ हो सीधे ये वहां जाके अब हम यूनाइटेड को याद नहीं कर रहा। ये सब भाई घंटा यूनाइटेड में जब था ना, इसको धक्के मार मार के निकाला गया था। ये बार बार अपने इंटरव्यू में आके बोल रहा था ये लड़का कि भाई मैं, कोई तुम बाहर से स्ट्राइकर लेके आना चाहते हो, सेस्को को लेने आना चाहते हो, किसी को भी लेके आना चाहते हो ले आओ, मैं अपनी जगह के लिए फाइट करने के लिए रेडी हूं। रिलक्टेंटली इसने अपने एजेंट को बोला था कि भाई कहीं पे भी तू बात करेगा ना परमानेंट डील होनी चाहिए, मैं छोटे मोटे लोन पे नहीं जाऊंगा। सो परमानेंट टाइप की डील ही करी थी कि नेपोली में जाऊंगा और उसके बाद ऑब्लिगेशन टू बाय होगा, ऐसा कुछ। ये बंदा बिल्कुल रुकना चाहता था यूनाइटेड के बारे में। उसने अपने जाने के बाद भी जितनी बातें बोली हैं सारी बस पॉजिटिव ही बोली हैं, उनको बीच बीच में स्पिन भी किया गया है। बट आई हैव नो इश्यूज विद रासमस हॉयलैंड, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं। और उसका पैसे से हमें बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा। डू नॉट कंसिडर कि भाई 44 मिलियन यूरोज हम अचानक से हमारी ट्रांसफर किटी में बढ़ जाएंगे, नहीं। हमने 72 मिलियन पाउंड का ये प्लेयर खरीदा था एटलांटा से 3 साल पहले, राइट। सो उसके हमें अभी भी भाई ऑलमोस्ट 34, 35, 30 मिलियन पाउंड देने हैं। तो आपको अगर 40 मिलियन पाउंड मिलेंगे भी, 44 मिलियन यूरोज यानी 40 मिलियन पाउंड्स के आसपास, उतना पैसा मिलेगा भी, तो आपके पास 10 मिलियन के आसपास का ही प्रॉफिट होगा रासमस हॉयलैंड में। उसके अलावा आपको प्रॉफिट उससे ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आपको पुरानी पेमेंट्स चुकानी पड़ेंगी। सो ये इशू था भाई सामने रासमस हॉयलैंड का, जो हम डिस्कस करना चाहते थे, क्योंकि फब्रिज़ियो रोमानो ने बात करी और फब्रिज़ियो रोमानो ने बात करी है भाई मार्कस रैशफोर्ड के लिए। उन्होंने बताया है कि बार्सिलोना, अब ये रोमानो की तरफ से आ रहा है, सो दिस इज रियली इनक्रेडिबल एंड बेसिकली क्रेडिबल एज वेल। भाई बहुत ज्यादा इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो फब्रिज़ियो रोमानो पे, राइट। नाउ उन्होंने बताया कि बार्सिलोना चाहती है नेगोशिएट करना फी। जो रैशफोर्ड की फी उन्होंने यूनाइटेड के साथ डिसाइड करी थी सीजन की स्टार्टिंग में, जब यूनाइटेड इसको बेच नहीं पा रही थी, ये कह रहा था मेरे को बस बार्सिलोना ही जाना है। बार्सिलोना ने बहुत ही प्यारी सी डील करी थी। उन्होंने कहा था भाई प्लेयर को हम लोन पे ले रहे 1 साल के, 1 साल के लोन के हम तुम्हें चवन्नी नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे।
सीजन के एंड में हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये प्लेयर चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर हमने चाहिए भी तो हम 26 मिलियन पाउंड से 1 रुपया तुमको फालतू नहीं देंगे, 26 मिलियन पाउंड में डील कर लेंगे। अगर हमें चाहिए होगा तो, नहीं चाहिए होगा तो वापस भेज देंगे, ठीक है। यूनाइटेड की तरफ से बहुत सारी खबरें आई, ओ हो डील के अंदर ये है, पेनल्टी क्लॉज है, ये है, कुछ नहीं निकला, कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं है। बार्सिलोना चाहे इस प्लेयर को वापस भेज दे, आज की डेट में यूनाइटेड कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। यूनाइटेड लेकिन यहां पे कुछ सही कर रही है, वो कह रही है कि भाई हम इतना बुली नहीं होंगे। देखो तुमने हमें पिछली समर में बुली कर दिया, तुमने एकदम, हाँ अब एक इतना सही फॉरवर्ड, हालांकि हमारी टीम में अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसकी सैलरी ज्यादा है, बट हम बिना लोन के और तुम्हें बस 26 मिलियन पाउंड में दे रहे। 26 मिलियन में भाई आजकल मिडफील्डर की टांग भी नहीं आती एक, ठीक है, फॉरवर्ड की टांग भी नहीं आती, जूता भी नहीं आता उसका, जितने में तुमने रैशफोर्ड को लेके जा रहे हो। यूनाइटेड कह रही है अब और मत करो प्लीज, हम इसके बाद हम बिल्कुल भी और नेगोशिएट करने के लिए रेडी नहीं है, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। एंड आई जस्ट थिंक कि दिस इज अ वेरी 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 गुड स्टैंड ऑफ यूनाइटेड। भले ही तुम्हें मार्कस रैशफोर्ड को बेंच पे सड़ाना हो, वापस लाना हो, या उसको कहीं और भेजना हो, गैलाटासराय भेजना हो, सऊदी भेजना हो, वो उसकी टेंशन है, वो उसकी टेंशन है भाई। तो उसको भी टेंशन लेने दो, उसके एजेंट को भी टेंशन लेने दो, अपनी वेजेस कम कराए, क्योंकि बार्सिलोना अगर ये सब कुछ एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकती तो पहली बात तो उन्होंने पिछले साल ये डील एग्री करी क्यों थी? अगर वो नहीं, उनको पहले भी पता था ना रैशफोर्ड की सैलरी क्या है, अचानक से तो सैलरी नहीं बढ़ गई है, रैशफोर्ड की सैलरी पिछले साल जैसी थी वैसी सी वो अभी भी ऑफर करेंगे तो वो ले लेगा, राइट। सो अचानक से हमारे पास आके, जब तुमने पिछली बार 26 मिलियन एग्री कर लिए थे, इस बार क्यों नहीं? अब तुम्हें क्यों अनकंफर्टेबल लग रहा है? आई डोंट नो, एंड दैट इज योर प्रॉब्लम बेसिकली। तुम कोई चीज में आगे बढ़ने के बाद तुम बाद में नहीं हट सकते, नहीं यार ये तो हमें पसंद नहीं आ रहा, नहीं, दिस इज नॉट दैट ऑप्शन। सो यूनाइटेड को बहुत स्टैंड फर्म करना चाहिए। 25 मिलियन में भी डील नहीं करनी चाहिए, 26 मिलियन में 26 मिलियन, वरना प्लेयर को ले आओ वापस और उसको देखो, उसको बोलो भाई तेरे को क्या करना है कर, बार्सिलोना जाना है तो अपने एजेंट से बात कर, और नहीं करना तो किसी और जगह जाना है तो जा, हम तेरे को गेम टाइम नहीं देंगे। एंड आई डोंट वांट दैट, लाइक कि कैरिक वांट्स रैशफोर्ड बैक, नो नो नो, हो गया, हो गई कहानी खत्म, टाटा थैंक यू। जिसको याद आ रही है रैशफोर्ड की पुराने गोल जाके देख लो, अभी ज्यादा इसको वापस नहीं ला सकते, ना प्लेयर के लिए ना अपनी टीम के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं यहाँ पे जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्रिस व्हीलर के, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भाई कि देखो ओले और कैरिक, इन दोनों के बीच में जब कंपटीशन चल रहा था तो ग्लेजर्स को, इनियोस को, यूनाइटेड की मैनेजमेंट को अच्छा नहीं लगा ओले की तरफ से जो चीजें आ रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया बैकलैश भी आ चुका था, जब ओले के बारे में खबरें चल रही थी तो ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ गई, ओ दिस इज अ बैकवर्ड स्टेप, कुछ 2-4 पंडित्स ने ऐसा बोल दिया था। तो ये बता रहे हैं क्रिस व्हीलर कि यूनाइटेड की मैनेजमेंट को लग गया था कि भाई दिस इज अ बैक स्टेप, क्योंकि हम एक पीछे जा रहे हैं 2 कदम, क्योंकि ओले से रिलेटेड नेगेटिव पीआर आ रही है, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, कैरिक से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आ रहा। सो उन्होंने इसको किया। उसके बाद ये बता रहे हैं कि कैरिक ने भी बहुत अच्छे से अपने आप को कंडक्ट किया, जबकि ओले की तरफ से कुछ लॉबिंग वगैरह, उसको किसी तरीके से फिट करने की बातें चल रही थी, इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं किया। भाई मेरे को ना ये बात समझ आती है, मैं समझ सकता हूँ ये बात, लेकिन मैं ना चीजें भूलता नहीं हूँ, मतलब पता है, समझ रहे हो तुम मेरी बात कि मैं जो और बाकी जो खबरें आती है ना हमारे पास, उनको मैं ऐसे इग्नोर नहीं कर देता, पढ़ के एक दिन में भूल नहीं जाता, ठीक है। थोड़ी सी मेमोरी है मेरे पास अभी, तो मैं इसलिए मेरे को याद आता है कि ओले ने एक और चीज करी थी। ओले ने कहा था कि भाई मेरे को बोनस चाहिए, अगर मैं तुम्हें चैंपियंस लीग में लेके जाऊंगा ना तो मुझे साइनिंग्स चाहिए, तो अगर मैं चैंपियंस लीग में लेके जाऊंगा तो मुझे सैलरी कमिटमेंट चाहिए कि परमानेंट कर दोगे मुझे। ओले ने थोड़ी एस्पिरेशन दिखाई थी। कैरिक ने कहा था मुझे एक प्लेयर नहीं चाहिए, मैं चैंपियंस लीग में जाऊं तो भी मुझे परमानेंट जॉब दोगे तो दोगे, नहीं दोगे तो नहीं दोगे, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरे को नौकरी दे दो प्लीज। ओले ने बोला था मेरी ये डिमांड है, मुझे नौकरी दे दो प्लीज। इन्होंने चूज किया मुझे नौकरी दे दो प्लीज, मेरी कोई डिमांड नहीं है, जिसको कुछ लोग अलग अलग तरीके के मैनेजर भी कहते हैं, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस टाइम पे भाई माइकल कैरिक काफी अच्छा कर रहा है, सो ऑल द बेस्ट टू हिम। बट अगेन दोनों हमारे बहुत ही दिल के करीब हैं, दोनों के दोनों हमारे एक्स प्लेयर हैं, लेजेंड्स हैं, इनकी जगह दिल से नहीं निकाल सकते। बट हाँ, दोनों के दोनों इस टाइम पे मैनेजमेंट ने इनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट भी नहीं किया, मैं तो ये भी बोलूंगा, और बहुत ही सही तरीके से इनको बेसिकली यूज किया जा रहा है फैंस के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए और अपने ऊपर से लाइमलाइट हटाने के लिए। बट ये सामने चीजें बोली हैं। और लास्टली क्रिस व्हीलर ने बोला है कि भाई यूनाइटेड का बजट कितना है भाई, इस
ट्रांसफर में इस समर ट्रांसफर विंडो में दिन और रात का फर्क हो सकता है अगर यूनाइटेड चैंपियंस लीग में जाएगी या नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि चैंपियंस लीग से 100 मिलियन तक का पैसा आ सकता है और यूनाइटेड के पास बेसिकली दो सेपरेट लिस्ट होंगी प्लेयर्स की। भाई हम इनके पास जाएंगे अगर चैंपियंस लीग होगी, इनके पास जाएंगे अगर चैंपियंस लीग नहीं होगी, इनके पास इनकी ये सैलरीज होंगी, इनकी ये सैलरीज होंगी। सो चैंपियंस लीग होगी, चैंपियंस लीग नहीं होगी, इन दो चीजों पे यूनाइटेड पूरा डिस्कशन कर रही है, पूरी प्लानिंग कर रही है, ऐसा बताया क्रिस व्हीलर ने। ना मेरे को समझ आता है भाई कि 100 मिलियन के आसपास चैंपियंस लीग का पैसा आएगा, लेकिन अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो, हमारी पुरानी बातें अगर आपको याद हो, मैं नहीं हो तो मैं आपको वापस याद दिला देता हूं, यूनाइटेड की जो सैलरी है करंट स्क्वाड की, वो भाई 40-50 मिलियन बढ़ जाएगी, 40-50 मिलियन बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे इस टाइम पे हमारे वेजेस काफी कम है। क्यों? क्योंकि चैंपियंस लीग ना होने के कारण, यूरोप में ना होने का कारण, हमने अपनी जो भी सैलरी हम देते थे, किसी को अगर 1 लाख देते थे तो उसको अभी हम 75,000 दे रहे हैं। 25% सैलरी सबकी कटी हुई है, सारे प्लेयर्स की, मे बी कोचिंग स्टाफ की भी, राइट, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी उनकी भी। सो यूनाइटेड इस टाइम पे 40-50 मिलियन की सेविंग कर रही है। सो अगर 100 मिलियन हमारे ऐड होते भी हैं, उसके बाद अगर हम 50 मिलियन उसमें से देते हैं, तो हम क्या, बहुत जमीन आसमान का फर्क हो रहा है भाई। अगर तुम चैंपियंस लीग में नहीं जाओगे तो तुम यूरोपा लीग में आओगे। यूरोपा लीग में तुम्हें जीरो तो नहीं मिलेगा जैसे इस सीजन मिला है, जीरो, राइट। यूरोप की तरफ से कितना पैसा आया? जीरो, राइट। सो यूरोपा लीग में अगर 100 नहीं मिलेगा तुम्हें, 60 मिल जाएगा, ऐसा कुछ होगा, राइट। सो इतना रोना किस चीज का हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। चुपचाप टॉप टैलेंट ढूंढो और एक ही लिस्ट पे काम कर लो। तो हमारे पास चैंपियंस लीग आने वाली है, हमारे को कॉन्फिडेंट है इतना, और हमें पता है कि चैंपियंस लीग आ जाएगी तो भी तुम कोई 450 मिलियन खर्च नहीं कर दोगे लिवरपूल की तरह, राइट। तुम कोई यहाँ पे गैलेक्टिकोस सेट नहीं कर दोगे एक सीजन में। उस सीजन के समर ट्रांसफर विंडो में जहां पे सारे के सारे क्लब्स अब बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके प्लेयर्स गए होंगे वर्ल्ड कप खेलने, राइट। सो 1 महीने की विंडो होगी सारे बिजनेसेस करने में। तुम किस चीज के मतलब ये लारे लप्पे दे रहे हो कि भाई हम पे 2 लिस्ट हैं, हम 2 लिस्ट पे काम कर रहे हैं। तुम पे एक लिस्ट पे काम तो होता नहीं है भाई। सिंपल सा काम है, इस बार चैंपियंस लीग आ जाएगी, पैसा मिल जाएगा आराम से। 350-400 मिलियन का बजट होना चाहिए यूनाइटेड का इस ट्रांसफर विंडो में। एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर है, 7-8 साइनिंग्स होनी चाहिए। मैं सारी की सारी टॉप क्लास साइनिंग्स नहीं कह रहा, बट ऐसी बैकअप गोलकीपर दैट डज नॉट हैव टू बी लाइक द 50 मिलियन साइनिंग, राइट। वो एक सस्ती साइनिंग हो सकता है, एक बढ़िया सेस्को का बैकअप, राइट। आप कुछ आउटगोइंग्स भी करोगे, उगारते जा सकता है, जर्गजी जा सकता है, कैज़मीरो जाएगा और मे बी हैरी मैग्वायर जाएगा। एक बैकअप सेंटर बैक, हमें टॉप क्लास सेंटर बैक अगर नहीं भी ला सकते तो एक बढ़िया बैकअप वाले जैसे हिनकापी, मस्केरा, ऐसे आर्सेनल लाई है वैसे आप ला सकते हो। हमें विंग बैक्स की जरूरत है, हमें डेफिनेटली एक मिडफील्ड का रीबिल्ड, वहां पे आपको ठूक ठोक के पैसा लगाना पड़ेगा। सो 7-8 साइनिंग्स की जरूरत है क्योंकि हम पे बॉडीज भी नहीं है। अगर आप ये नहीं कह सकते कैज़मीरो जा रहा है तो एक मिडफील्डर ला रहा हूं, क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारे स्क्वाड में 25 लोग हैं। अगर आप यूरोप में खेलने जाते हो आपको 30-32 लोगों का स्क्वाड चाहिए होता है। तो हमारे को स्क्वाड में नंबर्स, बॉडीज भी बढ़ानी है, तो कुछ टॉप क्वालिटी होंगी, कुछ कम क्वालिटी होंगी, कुछ सस्ते होंगे, कुछ पोटेंशियल होंगे। वी नीड दैट मिक्सचर, वी नीड दैट मिक्सचर फर्स्ट टीम को भी इंप्रूव करने के लिए, बेंच को भी इंप्रूव करने के लिए और सारे कॉम्पिटिशन्स खेलने के लिए। तो भाई मेरे हिसाब से बहुत क्लियर पिक्चर है, 350-400 मिलियन के आसपास का खर्चा होना चाहिए विद चैंपियंस लीग फुटबॉल। अगर वो नहीं होता तो भी उसके बाद भी अगर आप यूरोपा में होते हो तब भी आपको मे बी, अगर आप टॉप 4 अगले साल सीरियस हो उसमें जाने के लिए, तो आपको 300 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। बट लेट अस सी क्या होता है। आप अपनी उम्मीद बता सकते हो इस ट्रांसफर विंडो से। इज दैट टू मच व्हाट आई एम सेइंग? और या आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई अगर अगले साल का टॉप 4 बनाना है तो ये सब करना पड़ेगा? रैशफोर्ड के बारे में, हॉयलैंड के बारे में, इन सब के बारे में क्या राय है आपकी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना है। आई विल सी यू सून in the very next video.